हेलो बच्चों, नमस्ते सबको। और आज हमारा टॉपिक वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 वैभवशाली भारत, जिसमें हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही देख चुके हैं। और उसके बाद के जो चैप्टर में हमने देखा था, जिसके अंतर्गत वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, और उसके बाद प्राचीन भारत में नाविक शक्ति देख चुके हैं, पाषाण संस्कृति भी देख लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक आता है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता और इसकी उपलब्धियाँ। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। अब ये बात शुरू होती है 1856 में, जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन डाली जा रही थी। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछा दी गई थी बॉम्बे से पूना के बीच में, ठीक है ना, थाने से पूना के बीच में जो भी है, ठीक है ना। तो उसके बाद 1856 में लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर पंजाब में एक बहुत बड़ा शहर था उस समय, और कराची उस वक्त पश्चिमी भारत का एक बंदरगाह था, सबसे बड़ा, बम्बई से भी बड़ा बंदरगाह था। तो लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और उस समय लाइन बनाने के लिए, अब लाइन पर जब पहले पटरियां डाली जाती है, जो पटरियां डाली जाती है, तो उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर ये पटरियां डाली जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए पत्थरों की कमी थी, और पत्थरों की कमी को पूरा करने के लिए जो लेबर जो थी उस समय, लेबर मज़दूर लोग, वो एक पास के मिट्टी के टीले से ईंटों को खोद खोद कर निकाल करके लाने लगे। लेकिन उनको उस वक्त ये पता ही नहीं था कि वो जो ईंटें निकाल करके ला रहे हैं वो एक बहुत ही हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई ईंटें हैं, उनके अवशेष हैं, और ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। जब इसकी सूचना किसी ने बर्टन बंधुओं को पहुंचाई, और बर्टन शायद उस समय पंजाब प्रांत का कोई गवर्नर के अधीन कोई अधिकारी रहा होगा, जब उसको उसकी सूचना मिली तो उसने ये सूचना सरकार को दी, और सरकार ने इसके बाद में जब उनको पता चला कि भाई इस तरह की कोई सभ्यता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसका पता लगाने के लिए कनिंघम के निर्देशन में उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना उस समय हुई थी 1861 में। और इस संस्था ने फिर क्या किया, 1904 में 1904 में सर जॉन मार्शल को इस विभाग का डायरेक्टर बनाया, निदेशक बनाया, और इन्होंने बाद में दयाराम सैनी को 1921 में 1921 में ये चार्ज सौंपा, और इसीलिए जो है दयाराम साहनी को उत्खननकर्ता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। तो इसमें 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहली बात, एक तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई और किसने की, तो 1861, और कनिंघम का नाम याद रखना है। उसके बाद 1921 हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी, और ये उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। फिर 1922 राखालदास बनर्जी और मोहनजोदड़ो का नाम, इन्होंने मोहनजोदड़ो स्थान का उत्खनन किया था। ये दोनों नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर एक एक नंबर के अगर कहीं प्रश्न आ जाए उसमें पूछ ले तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, इसलिए इसको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि यह सिंधु नदी का इलाका था, इसलिए इसको बाद में सिंधु नदी सभ्यता कहा गया, और बाद में जो है इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम दिया गया, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। वो बाद में धीरे धीरे इनके नाम आगे से आगे इसके रखते चले गए, जैसे जैसे हमें और जानकारियाँ प्राप्त हुई इसकी। और ये जानकारियाँ कैसे मिली थी, जब समय समय पर और ज़्यादा उत्खनन किया गया, तो इस सभ्यता के अवशेष पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और लुप्त सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में मिला है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, अब सॉरी
ये देखिए, ये सिंधु नदी इस तरह से, और ये गंगा नदी, ठीक है ना। अब सिंधु नदी बह रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और ये गंगा नदी भारत में। तो इसके बीच का जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा का पूरा सिंधु सरस्वती नदी का क्षेत्र कहलाता है। और इसी के बीच में जो है वापस ये नदी जो है वो सरस्वती नदी, जो कि राजस्थान से होकर के बहती है, ठीक है ना। इतना विशाल का क्षेत्र होने की वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। अब आगे चलते हैं। अब विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो वही जो मैंने बताया था, एक तरफ ये सिंधु नदी और दूसरी तरफ गंगा नदी के बीच का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र अब इसमें बता रखा है, अभी तक कुल प्राप्त स्थान 917, ठीक है, जिसमें से 481 पाकिस्तान में, ठीक है, 917 स्थान भारत में मिले हैं, 481 स्थान पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में मिले हैं। अब पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ये है कुल 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक जो ये अफगानिस्तान बता रखा है, अफगानिस्तान सबसे ऊपर नॉर्थ में, तो यहाँ से लेकर के अरब सागर तक, ठीक है ना। तो ये इसकी हो गई 1400 किलोमीटर की लंबाई उत्तर से दक्षिण वाली। तो अब इसमें नाम दे रखे हैं, स्थान बता रखे हैं। इसका विस्तार अफगानिस्तान में 2 स्थान, शर्त गोई और मुंडीगाग। फिर बलूचिस्तान में कौन कौन से थे, सुतकागेंडर, सुतकाखो, बालाकोट। फिर सिंध में मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, जोदड़ा। फिर पंजाब, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी, सरायकोला, खलीलपुर, पंजाब, रोपड़, खलीलपुर तक। और फिर ये जो पंजाब आ रहा है, ये पंजाब है भारत वाला, जो भारत में शामिल है। इसके अंदर का जो है पंजाब में रोपड़, फिर हरियाणा बनवाली, सीताथल, राखीगढ़ी, ये सभी। फिर राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, यूपी में आलमगीरपुर, हुलास, गुजरात में रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंभाती खाड़ी तक। और महाराष्ट्र में देमाबाद। देमाबाद सबसे दक्षिण में, ठीक है ना, देमाबाद था इस सभ्यता का स्थान। अब बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियां थी उस समय, ठीक है। लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, जो कहाँ पर थी, सरस्वती नदी के क्षेत्र में। फिर इनमें से 250 बस्तियां सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र से बाहर की तरफ थी। बाहर की तरफ कैसे, जैसे यूपी की तरफ आ गई, ठीक है ना। फिर सरस्वती और सिंधु के बीच का क्षेत्र आ गया। फिर दक्षिण का एरिया, गुजरात से दक्षिण तक का एरिया, महाराष्ट्र तक का, इसलिए तो ये सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र से बाहर था। अब इसका प्रवाह क्षेत्र बता रखा है, सिंधु से गंगा नदी के बीच का क्षेत्र। और वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी, यानी कृषि कार्य के लिए भी, व्यापार के लिए भी इसका महत्व था। और पिछले कुछ वर्षों में विद्वानों ने हवाई सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण और उत्खनन, ठीक है ना, खुदाई करके सरस्वती नदी के प्रवाह का मार्ग, यानी कि वो कहाँ से, किन किन क्षेत्रों से होकर के बहती थी, इसका उन्होंने पता लगाया है, ठीक है। और उसके आधार पर ये इन्होंने जो कहा है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व था, ठीक है ना। और सरस्वती नदी का निकास, यानी कि जहाँ से वो नदी निकलती थी, उद्गम स्थल हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में माना पर्वत से निकलती थी, ठीक है। और कहाँ पर ये, अब सिंधु सागर, और यहाँ पे एक शाखा इसकी सिंधु सागर में गिरती थी, ठीक है, सिंधु सागर यानी कि पाकिस्तान की तरफ। और दूसरी शाखा कच्छ के रण में, कच्छ का रण जो कि भारत में है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कुल लंबाई होगी 1600 किलोमीटर। सिंधु नदी की सरस्वती नदी की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक ये चौड़ी होती थी, ठीक है। और बीच की जो लाइनें हैं कोई मतलब नहीं है। और लास्ट वाले जो इस पैराग्राफ में कि भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण, यानी कि भूगर्भ में हलचल होने की वजह से बाद में जो है ये नदी धीरे धीरे सूख गई, लेकिन ये अभी भी
जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसके अंदर नीचे से होकर के बह रही है, लेकिन ऊपर से लुप्त हो चुकी है। अब सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में, ये सब सारा का सारा वही है जो आप पढ़ कर के आए हैं 9th क्लास में। अब यहाँ पर मैटर क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। नगर नियोजन, सबसे पहले सुनियोजित नगर निगम यहाँ की प्रमुख व्यवस्था थी, विशेषता थी। अब नगर दो भागों में बटा हुआ था। एक तो क्या था कि चबूतरे के ऊपर गढ़ वाला इलाका यानी कि किला, फोर्ट, और नीचे की तरफ समतल स्थान पर नगर का भूभाग। जैसे आप उदयपुर शहर को देख लो तो उदयपुर का जो सबसे ऊंचा जो स्थान है, ठीक है ना, उस पर क्या है, सिटी पैलेस वगैरह ये बने हुए हैं। तो राजा महाराजा दरबार इसमें रहते थे, और बाकी नीचे की तरफ आम जनता के लिए पूरा शहर था, नगर था, ठीक है ना। उसी तरह से फिर शहर के चारों ओर परकोटा होता था। जैसे उदयपुर के भी पहले चारों ओर परकोटा था, बाद में वो परकोटा धीरे धीरे टूट गया, लेकिन उदयपुर शहर के जो दरवाजे हैं वो आज भी सुरक्षित है, ठीक है ना। सूरज पोल, हाथी पोल वगैरह जितने भी हैं वो सभी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चारों तरफ से परकोटे से सुरक्षित था उस समय। अब आगे जो इसकी विशेषता बता रखी है कि नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। यानी कि सड़कें कैसी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से, वो 90 डिग्री वाला कोण, ठीक है ना। एक इधर से आ रही है, एक इधर जा रही है, और ये बीच में जो कोण बनता था वो समकोण वाला कोण, ठीक है ना। और सड़कों की चौड़ाई बता रखी है, 9 से 34 फीट की चौड़ाई थी, यानी कि कम से कम 9 फीट चौड़ी और अधिक से अधिक 34 फीट चौड़ी, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आपको नहीं देखना है। अब गलियों पे आ जाएं, ठीक है। गलियां 1 मीटर से लेकर के 2.2 मीटर यानी कि 2.25 मीटर तक चौड़ी होती थी। अब कालीबंगा जो कि राजस्थान में मिला है, बीकानेर में, ठीक है। तो कालीबंगा में जो सड़कें बता रखी है कि एक 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर तक चौड़ी थी। अब आगे जो मैंने लाइन अलग से लिख ली है कि मकान जो बनाए जाते थे पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। अब बीच में ये ईंटों की लंबाई चौड़ाई वगैरह दी हुई है, इसको ज़्यादा गहराई में ना जाएं तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही लाइन ध्यान में रखनी है कि मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद नालियों से पानी को निकालने की उचित व्यवस्था थी, यानी कि पानी की निकासी की व्यवस्था थी। जो भी गंदा पानी होता था वो नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। अब वापस यहाँ आ जाएं। प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष यानी कि रूम, कमरे होते थे, स्नानागार, बाथरूम होता था, शौचालय, ठीक है, लेटरिन, पाठशाला यानी कि पढ़ने के लिए रीडिंग रूम है ना, वो होता था। और हर घर में क्या है, कुआं होता था, ठीक है, पानी के लिए। फिर मकान के बीच में खुला आंगन होता था। और ये जो व्यवस्था थी, यानी कि प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था, यानी कि घरों के अंदर से गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ होती थी। जैसे ये जल निकासी की व्यवस्था इस वाले चित्र में बता रखी है, या नाली बता रखी है, और नाली के दोनों तरफ ये ईंटों की दीवार चुनाई बता रखी है, ठीक है ना, इस तरह से। अब आगे हम देखते हैं प्राचीन सभ्यताओं से जल निकासी की जितनी व्यवस्था सिंधु सभ्यता में थी। अब इस लाइन को छोड़ दिया जाए और अपन सीधे इस नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि नालियाँ गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी, यानी कि घरों से बाहर पानी निकालने के लिए नालियाँ होती थी, और हर घर से पानी बाहर निकले हुए पानी को जो है शहर से बाहर निकालने के लिए भी बड़ी नालियाँ होती थी, ये बड़ी नालियाँ। और बड़ी नालियों को ढक कर के रखा जाता था, यानी कि नालियों को ढका जाता था। सड़कों की नालियों में मेन होल, जैसे यहाँ गटर के मेन होल होते हैं ना आपके उदयपुर में, शहर में, उसी तरह से मेन होल होते थे, ठीक है ना, ढक्कन होते थे। और वहाँ से क्या है कि जो कूड़ा कचरा था, ठीक है ना, वो बाहर निकाल दिया जाता था, यानी कि नालियों की साफ सफाई की उचित व्यवस्था थी। शॉर्ट में इसका निष्कर्ष, यानी कि नालियाँ थी, मकानों से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ थी, फिर शहर से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए बड़ी नालियाँ थी, उन नालियों को ढका रखा जाता था, ठीक है, और नालियों की साफ सफाई करने की समुचित व्यवस्था थी। ये अपना ये शॉर्ट में हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये लो। अब आगे इसकी जो विशेषता है सिंधु सभ्यता की, विशाल स्नानागार, ये जो बता रखा है अवशेष, ठीक है ना,
ये गोदीवाड़ा और ये स्नानागार बता रखा है। स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल, ओके। और इस स्विमिंग पूल के पास ये देखो ये ब्लैक ब्लैक ये कुआं बता रखा है, ठीक है ना। इस कुएं से इस स्विमिंग पूल में पानी भरा जाता था, ताज़ा पानी, साफ पानी, यानी कि वो पानी की सफाई यानी कि स्वच्छ पानी का महत्व वो लोग जानते थे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। आकार बता रखा है इसकी साइज 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, ठीक है। और इसमें ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है, यानी कि स्नानागार में उतरने के लिए ईंटों की सीढ़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी यहाँ से। अब इसमें फर्श व दीवार पर ईंटों का प्रयोग है, यानी कि फर्श ईंटों का बनाया जाता था, दीवार ईंटों की बनती थी। और पास में ही कुएं के अवशेष जो मैंने बताया था, ये कुआं जिससे कि जल का स्रोत था और इसमें से जो है पानी भरा जाता था उस स्विमिंग पूल में। अब आते हैं विशाल अन्नागार, यानी कि कोल्ड स्टोरेज, जिसमें कि जो अनाज रखते थे, ठीक है ना, स्टोरेज करते थे अनाज का। अब विशाल अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है, ठीक है, अपने कालीबंगा राजस्थान में भी मिला है। लेकिन यहाँ से जो प्राप्त अन्नागार है वो सबसे बड़ा है सभ्यता में। अब इसका जो आकार बता रखा है मोहनजोदड़ो का, ये 47.71 बाई 15.23 फीट का, सॉरी मीटर का है, ठीक है, जो 2 खंडों में विभाजित था हड़प्पा में, ठीक है। और इसका आकार 55 बाई 43 मीटर। और पानी से बचाने के लिए, यानी कि अनाज पानी से गीला ना हो, इसलिए ऊंचे चबूतरे के ऊपर ये अन्नागार बनाए जाते थे। यानी कि सबसे पहले ऊंची कुर्सी बनाई जाती थी, यानी कि समतल भाग से ये समतल भाग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा चबूतरा बना दिया और इस चबूतरे के ऊपर जो है फिर वो अन्नागार बनाया जाता था, ठीक है ना, इस तरह से, ताकि उसमें अनाज के पानी नहीं लगे। अनाज के पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक खंड में, यानी कि अलग अलग, जैसे खंड का मतलब कमरे टाइप व्यवस्था होती थी, ठीक है, जिसके अंदर वो भरा जाता था। 6-6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष है और दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी 23 फीट थी, ठीक है। यहाँ पर इतना ही। अब आगे अपन आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें विशाल जलाशय और स्टेडियम। अब धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा से जो उत्खनन यानी कि खुदाई से हमें 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिससे क्या हमें पता चलता है कि उस समय जल ग्रहण व्यवस्था की भी उनको समुचित जानकारी थी, यानी कि जल संग्रहण व्यवस्था से वो परिचित थे। फिर दुर्ग के दक्षिण में, यानी कि दुर्ग यानी कि जितनी भी मानव बस्तियाँ थी उसके चारों ओर परकोटा होता था, किला टाइप होता था, ठीक है ना। तो उस दुर्ग के दक्षिण की तरफ शिला यानी कि बड़ी चट्टान को काट करके, ये बता रखा है, ये वाला चट्टान को बीच में से काट करके ये जलाशय पोंड है ना, पानी भरने का, वो बनाया है, ठीक है। इसकी साइज़ यहाँ बता रखी है, ठीक है, लगभग 95 बाई 11 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि इसके अलावा धोलावीरा में विशाल स्टेडियम, ये बता रखा है, ठीक है। ये बैठने के ये सोपान बने हुए हैं, ठीक है ना। सोपान का मतलब वो कुर्सी टाइप है ना, चेयर टाइप। जैसे अगर आप यहाँ गए हो, ये अपने चैटक सर्कल पर जो वो स्टेडियम है ना, वो तो वहाँ पर जो बैठने की जहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी कार्यक्रम होते हैं, वो बैठने की सीढ़ियों टाइप वो है ना, सोपान, उस तरह से यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। अब आते हैं विशाल गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाज शिप्स जाकर के खड़े रहते हैं, ठीक है। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जिसे पुराविद जो है SS राव, नाम याद ना रखो तो भी कोई बात नहीं, कि ढांचा मिला है जो गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड था, ठीक है। इसका आकार बता रखा है, साइज 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा और इसकी गहराई 3.3 मीटर। और उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, ठीक है। यानी कि उत्तरी दीवार की तरफ से प्रवेश करने के लिए, जहाज़ों के प्रवेश करने के लिए ये प्रवेश द्वार था, जहाँ से जहाज आते थे। और प्रवेश द्वार को जोड़ा गया था भोगवा नदी से। अब नदी का नाम याद न रहे तो भी कोई बात नहीं, कि प्रवेश द्वार होता था जिसको एक नदी से जोड़ा गया था, ठीक है। और नदी से उसमें उस गोदीबाड़े में जो है ना पानी भरा जाता था,
और पानी क्यों? ताकि जब जहाज अंदर की तरफ आए, उस गोदी बाड़े में आए, डॉकयार्ड में आए, तो लेवल बराबर रहे, है ना, अटके नहीं जहाज उसमें। ठीक है, यहाँ तक ये, इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन सीधे ही। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। तो यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेष, यानी कि खुदाई में जो हमें मिला है, उन अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, मनके यानी कि मोती, है ना, मृदभांड, ये मृदभांड जैसे बर्तन, फिर कांच के मूर्तियाँ, कांच एक धातु होती थी, ठीक है ना, तो उसकी बनी हुई मूर्तियाँ, जैसे ये बीच की जो मूर्ति है वो कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। ठीक है, तो और पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण है, यानी कि वो ये सब चीज़ें बनाना जानते थे। फिर एक सेलखड़ी भी एक धातु है, और सेलखड़ी धातु से एक योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है ना, नीचे ये वाला। ठीक है, तो कांच मूर्ति की जो ऊंचाई बता रखी है, अब ये नर्तकी की मूर्ति, कांच की मूर्ति भी मिली है और मिट्टी की, दोनों तरह की मूर्तियाँ मिली है, यानी कि धातु से भी बनती थी मूर्तियाँ और मिट्टी से भी बनते थे। और क्योंकि मूर्ति बनाना आता था, इसका मतलब वो कला से परिचित थे, मूर्ति कला से। ठीक है, अब सीधा यहाँ पर आते हैं। अब वो तो हो गया, ठीक है ना, नर्तकी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है, मूर्तियाँ कांच की और मिट्टी की दोनों की बनती थी। अब यहाँ पर आ जाइए, यह कुबड़दार बैल की मूर्तियाँ भी कला का प्रतीक है, यानी कि बैलों की मूर्तियाँ भी मिली है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कुल मिलाकर के, कि यहाँ के निवासियों को चित्रकला के प्रति रुचि की जानकारी थी, यानी कि चित्रकला के प्रति इनकी रुचि थी। अब आगे वापस, इस सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरें यानी कि जो छाप लगाते हैं ना, वो ठप्पा, वो सील, वो वाली, तो उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है, यानी कि ये देखिए आप, ये पशु भी बना हुआ है और ऊपर ये कुछ लेख लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक गुंडी बनी होती थी, जैसे कि ये मैं बता दूं, तो ये इस तरह से गुंडी, ठीक है ना, जो कि किसी खूंटी पर इसको टांगने के काम में आता था। ठीक है ना, की होल्डर की तरह। फिर अब यहाँ पर जो 17 अक्षर का सबसे लंबा लेख, ये लेख उत्कीर्ण है, और पीछे एक गुंडी है जो टांगने के काम आती है। अब यहाँ पर जो लिपि थी, जो लेख लिखा हुआ, ये लिपि, ठीक है ना, ये लिपि अभी तक मतलब सालों साल हो गए, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ भी ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। ठीक है ना, और यहाँ से धोलावीरा से मिला है एक अभिलेख, सबसे बड़ा लिपि चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्रों के माध्यम से लोग अपने भावों को व्यक्त करते थे। अब आगे इसमें विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे, यानी गणित की 1 2 3 4 इस तरह से जो संख्याएँ होती थी, प्लस माइनस वगैरह, इनके लिए वो प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते थे। अब आगे जो इसमें बता रखा है, गुणा योग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे, यानी कि इनको गणित का ज्ञान था। ठीक है ना, उत्खनन से ऐसे पदार्थ भी अवशेष मिले हैं जो संभवतः औषधि के रूप में काम में आते थे। तो इस लाइन को शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं कि वो औषधि निर्माण कला जो होती थी, औषधि निर्माण से वो परिचित थे। ठीक है ना, यानी कि उनको दवाई बनाना आता था। कालीबंगा वो लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, और यह खोपड़ी किसकी थी, बालक की खोपड़ी, जिसके ऊपर 6 छेद होल थे उसके, ठीक है ना, छेद थे, और उसमें कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं, यानी कि किसी तरह से बालक के सिर में चोट लगी होगी और 6 जगह पे घाव हो गए होंगे, और किसी तरह से चिकित्सा पद्धति जो भी थी उस समय उसको अपना करके कोशिश की होगी, जिससे कि वो छेद जो है, यानी कि घाव जो है वो भर गए। तो इसका मतलब यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। फिर धातु विज्ञान के तथ्यों से भी परिचित थे, धातु की ढलाई और उपकरण निर्माण, यानी कि धातु की ढलाई, यानी कि धातु को गला करके उसके बाद उसको किसी तरह से पात्र में संचय करके उसको नया आकार देना धातु को।
तो इससे वो परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ये ठीक है। फिर देबांबाद से रथ की आकृति, इसके प्रमाण है जो दोनों ही धातुओं के बने हुए, मेटल से बने हुए हैं। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बने जाते थे, चाक जो कि गोल गोल पहिया होता था, ठीक है ना, और उसके ऊपर बीच में सेंटर में मिट्टी रख करके उसको घुमाते थे और मिट्टी को अपने हाथ के मूवमेंट से जो है उसको अलग अलग साइज में उसको बनाते थे। तो पकाने के लिए अब मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और साथ ही पकाने के लिए भट्टियाँ, ठीक है ना, उसके अवशेष मिले हैं जिसमें बर्तनों को पकाया जाता था। जैसे मटके पकाने के लिए कुछ ही मिट्टी की बनी हुई चीज़ होती है तो उनको पकाया जाता है, बाकी वो कच्चा रहने पर वो टूट सकता है, उसमें मजबूती नहीं आती है। तो पकने के बाद उन पर गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिज़ाइन बनाई जाती थी। यानी कि पकने के बाद पहले सबसे पहले उसके ऊपर पूरा जो बर्तन होता था उसके ऊपर गेरुआ रंग कर देते थे, फिर किसी तीली के माध्यम से उसके ऊपर काले रंग से डिज़ाइन बना देते थे। अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 26 मिनट का, इसलिए ओके।